नमस्कार, स्वागत 2025। देश भर में नए साल की शुरुआत हो चुकी है, तो चलिए हम भी शुरुआत करते हैं 11 बजे की इस समाचार बुलेटिन की, आपके साथ हेडलाइंस के साथ। देश भर में नए साल की धूम, सुबह से ही मंदिरों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी नए साल की शुभकामनाएं। नए साल पर उत्तर भारत में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। आने वाले 2 दिनों में पहाड़ों पर बर्फबारी बढ़ेगी, मैदानी इलाकों में और गिरेगा पारा। नए साल पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को लिखा पत्र। झूठ बोलने की आदत छोड़ने समेत 5 संकल्प लेने का किया आह्वान। लखनऊ में एक शख्स ने अपनी मां और 4 बहनों को मौत की घाट उतारा। पुलिस मामले की जांच में जुटी, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। और नए साल में शेयर बाजार की सपाट शुरुआत। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 14.5 रुपए तक की कमी। साल 2024 को पीछे छोड़ते हुए नए साल 2025 का आगाज अब हो चुका है। रात में जैसे ही घड़ी में 12 बजे लोग जश्न में डूबे पाए गए। कई जगहों पर जबरदस्त आतिशबाजी भी की गई। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक 2024 की विदाई और 2025 के स्वागत में लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सुबह होते ही लोग मंदिरों की ओर उमड़ते दिखाई दिए। उज्जैन के महाकाल में आज तड़के ही नए साल की पहली सुबह की विशेष भस्म आरती की गई। इस आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। उधर मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें नजर आईं। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई है। लोग नए साल के पहले दिन माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में भी नए साल के पहले ही दिन की शुरुआत विशेष आरती के साथ हुई। भगवान श्री गणेश की आरती में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। उधर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भी आधी रात से श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ दिखाई दी। गुरुद्वारे में मत्था टेकने के अलावा यहाँ के पवित्र तालाब में भी श्रद्धालु स्नान करते हुए दिखाई दिए। वाराणसी में भी नए साल की धूम, और दर्शकों तक हम ये तमाम तस्वीरें पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। वैष्णो देवी की ये तस्वीरें हमें मिली हैं आज सुबह तड़के की, जब लंबी लंबी लाइनों में लोग लगे अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की लंबी कतारें कल रात भर देखा गया। लोगों ने यात्रा की और आज सुबह माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंचे। कटरा से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके लिए डीडी न्यूज़ की तरफ से। और इसके अलावा भी शिरडी के साई मंदिर, पुरी के जगन्नाथ मंदिर और तिरुवनंतपुरम में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और अपने आराध्य का दर्शन और पूजा पाठ किया। नए साल के पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भी पहुंच रहे हैं। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में भी इसी तरह की भीड़ देखी गई। भारी तादाद में भक्त उमड़े। हरियाणा के पंचकुला में मनसा देवी मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। माता को मनाऊंगी, माता रानी सबको सुखी रखे, सब अच्छे से रहे, सब आगे बढ़े, जो मनोकामना हो सबकी पूर्ण हो। बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो हम साल में 6 से 7 बार आते हैं। मैं अपनी कहता हूँ, मैं परिवार के साथ भी आता हूँ, लेकिन इस बार माता रानी की ऐसी कृपा हुई, हमारा खड़े खड़े प्रोग्राम बना और टिकट का इंतजाम भी माता रानी ने ऐसा करा। और आज हम देख लो कितना सुंदर दिन है और हम माँ के भवन में खड़े हैं। सबसे बड़ी कृपा माता रानी की यही रही कि आज हड़ताल खुली। जो हमारे बड़े हैं उन लोगों को
पालकी में जाने का साधन मिला। इतनी दिक्कतें हो रही थी लोगों को, आज कटरा खुला है। सबसे बड़ी माता रानी की कृपा साल के पहले दिन तो यही रही। इस ईयर का न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है कि बीइंग अ टीचर अपने स्टूडेंट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करे कि ताकि वो लोग अपने करियर में और अच्छा सा ग्रोथ कर सके। दूसरा रेजोल्यूशन अपने हेल्थ के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना है। मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन यही है कि भाई थोड़ा मानवता के प्रति आगे बढ़ना, थोड़ा अपने धर्म ध्यान में आगे बढ़ना। This year I'm kind of trying to put more focus into health, into spending time with family and taking it slow. मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि हम लोग चाहते हैं कि हम सबको एक साथ घूमे फिरे, वेट कम करें और अच्छा से रहें, बस ये रेजोल्यूशन है। Spending time with my families, achieving my goals and everything. तो ये कुछ रेजोल्यूशंस लोग अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए अलग अलग तरीक़ों से, और नववर्ष के इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नाई कोट, सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2025 सभी के लिए खुशियां, सद्भाव और समृद्धि लेकर आए। इस अवसर पर आइए हम भारत और विश्व के लिए एक उज्जवल, अधिक समावेशी और टिकाऊ भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करें। नववर्ष के मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, नाई कोट, 2025 में प्रवेश करने की सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई। यह हमारे गणतंत्र की यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह वर्ष हमारे संविधान की शताब्दी की अंतिम तिमाही में प्रवेश का भी प्रतीक है। 2047 में विकसित भारत की ओर बढ़ते हुए हमारे संविधान निर्माताओं के सपने को साकार करने के लिए खुद को फिर से समर्पित करने का समय है। आइए हम दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ें, राष्ट्र को सर्वोपरि रखने के संकल्प के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों का पोषण करें। सभी को एक सुखद और उद्देश्यपूर्ण नववर्ष 2025 की शुभकामनाएं। और नववर्ष के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नाई कोट, 2025 की शुभकामनाएं। ये वर्ष सभी के लिए नए अवसर, सफलता और अनंत खुशियां लेकर आए। सभी को अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिले। और नववर्ष का स्वागत देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से हो रहा है, हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं। हरिकेश बहादुर जी वाराणसी से जुड़ रहे हैं, विकास सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ेंगे अयोध्या से, अश्विनी मिश्र प्रयागराज से और देवेंद्र शर्मा जम्मू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले अयोध्या का रुख करें। धन्यवाद विकास, शुरुआत आप ही से करते हैं। नए साल में किस तरह का जोश आपको दिखाई दिया अयोध्या की उस पवित्र भूमि से? 2024 में तो लोगों ने प्रतीक्षा की, शायद इस बार प्रतीक्षा ज्यादा नहीं करनी पड़ी भक्तों को। बिल्कुल अजय, आप सही कह रहे हैं। अयोध्या का वो नज़ारा है कि हम इसे कह सकते हैं हमारे सनातन के पुनर्जागरण का ये समय है। वर्ष के पहले दिन यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मैं वो तस्वीरें दिखाना चाहूँगा सीधी, जो बात दर्शा रही है कि हम अपनी संस्कृति को किस तरीके से मान रहे हैं। यहाँ पर आज वर्ष के पहले दिन तमाम सारे लोग आए हुए हैं और प्रभु श्री राम जी के दर्शन करके अपने इस नव वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। ये यहाँ से वो संकल्प भी लेके जा रहे हैं जो प्रभु श्री राम ने आदर्श रखे थे, जो तमाम सारी चीजें प्रभु श्री राम के जीवन में जो थी, प्रभु श्री राम ने समाज के हर व्यक्ति से रिश्ते नाते रखे, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे निषाद राज हो, चाहे केवट हो, चाहे सबरी हो, चाहे विभीषण हो। तो यहाँ से जो राम को जान रहे हैं, राम को मूल्यों को जान रहे हैं, उन्हें अपना रहे हैं आज वर्ष के पहले दिन, तो बिल्कुल एक जीवन सरल जीवन हो जाता है। प्रभु श्री राम का जो दर्शन जीवन है वो लोग आत्मसात अगर करते हैं तो हमारी परंपरा किस रूप से आगे ले जाएंगे। यहाँ पर तमाम सारे लोग बच्चों को भी अपने लेकर आए हैं, उन्हें जानने का मौका मिल रहा है प्रभु श्री राम को। कैसे लग रहा है पहले दिन? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले से सीतापुर से आए हैं। अच्छा, हाँ। आपको कैसा लगा दर्शन करके? दर्शन क्या, कितनी भीड़ लगी है यहाँ पे। न्यू ईयर के मौके पे हमने सोचा छुट्टी है तो घूम आ जाके भगवान के दर्शन करा। अच्छा लग रहा है।
देखिए तमाम सारे जब बच्चे युवा पीढ़ी आती है अजय, तो वो प्रभु श्री राम को आदर्श अगर अपने जीवन में मानेगी तो निश्चित रूप से वो जीवन उसका सफल होगा, वो समाज सफल होगा, वो राष्ट्र सफल होगा। और जब वर्ष के पहले दिन यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई है बात कर लेते हैं, तो 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आने की यहाँ पर उम्मीद थी। उसी के अनुसार यहाँ पर व्यवस्थाएं पहले से ही की गई थी। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ था। इतनी भीड़ है यहाँ पर कि यहाँ पर पूरे हर तरफ जाने के रास्ते भरे हुए हैं। देश भर से यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं। क्योंकि नव वर्ष है और ये बात दर्शाता है कि जब लोग मंदिर आके और खासतौर से अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, जो 500 सालों से जिसका इंतजार था वो चीज पूरी हुई है। तो आप नव वर्ष ये दर्शा रहा है कि आने वाले समय में अयोध्या में किस तरीके की यहाँ की व्यवस्थाएं और निखरेंगी, संवरेंगी। ये वही अयोध्या थी जो प्रभु श्री राम को वैकुंठ से ज्यादा प्यारी अयोध्या थी उनकी। तो कुछ उसको सजाने संवारने में सरकार ने भी यहाँ पर काम किया, लोगों के लिए सुविधाएं की। जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी चेहरे की मुस्कान जरूर बयां कर रही है कि एक संतुष्टि, जो एक बना भाव होता है प्रभु श्री राम की भक्ति के प्रति और दर्शन करने के साथ ही व्यवस्थाओं के प्रति एक संतुष्टि नजर आ रही है हर व्यक्ति के चेहरे पर। जी चलिए, तो विकास कैलेंडर ईयर की शुरुआत हुई है 2025 की और इस अवसर पर लोगों ने रुख किया है। बहुत अच्छी तस्वीरें दिखाई आपने मुख्य द्वार से, जो कि प्रवेश का मार्ग है। और भगवान श्री राम ने जब अयोध्या से प्रस्थान किया तो वो पहुंचे प्रयागराज, और प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रयागराज की उसी पावन धरा पर आप विद्यमान हैं, आपको बहुत शुभकामनाएं। क्या कुछ तैयारियां महाकुंभ की, और मुझे लगता है कि शायद इस वर्ष का सबसे बड़ा उत्साह और उत्सव प्रयागराज की धरती से ही शुरू होने वाला है कुछ ही दिनों में। निश्चित तौर से अगर देखें तो 2025 इस मायने में भी विश्व इतिहास में जाना जाएगा, क्योंकि 12 वर्षों बाद यहाँ पर पूर्ण कुंभ का आयोजन हो रहा है, महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। महाकुंभ ये जो इस शताब्दी में पड़ रहा है, तो इस शताब्दी का ये जो कुंभ है, अलग अलग अर्धकुंभ, महाकुंभ, ये आयोजन प्रयाग की धरती पर 6 वर्षों और 12 वर्षों के अंतराल पर होते हैं। कैसी तैयारियां एकदम मुकम्मल है, तैयारियां अंतिम रूप दी जा चुकी है। मैं खुद यहाँ के दृश्य दिखाऊंगा। वैसे तो महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत 13 जनवरी से पौष पूर्णिमा के स्नान से शुरू होगी। प्रथम अमृत स्नान जो है मकर संक्रांति के दिन होगा 14 जनवरी को। लेकिन देखिए बड़ी संख्या में साधु संत सन्यासी सबके सब आ चुके हैं। मैं श्री शंभू पंचाग्नि अखाड़े में हूँ। अखाड़ा परंपरा जो है पूरी दुनिया को जानना चाहिए कि हमारी परंपरा शस्त्र और शास्त्र दोनों को, शास्त्र को संरक्षित रखने के लिए शस्त्र भी उठाने की अगर आवश्यकता होती है, तो हमारे अखाड़ों की संरचना उसी आधार पर आज गुरु शंकराचार्य ने की। तो अनेक साधु, वैरागी, सन्यासी आ चुके हैं, जबकि अभी महाकुंभ के आयोजन की औपचारिक तिथियों की घोषणा के बाद से ही लोग यहाँ पर पहुंचना शुरू कर दिए हैं। महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से होगी, लेकिन आप देखिए किस तरीके से धूनी रमाए हुए हमारे साधु सन्यासी यहाँ पर हैं। और यही वो दृश्य है जो ये बताता है कि कैसे आदिकाल से हमने अलख जगा रखा है अपनी शाश्वत परंपरा का, कैसे हमने अपनी परंपरा को गंगा यमुना में समेट रखा है। और अगले 45 दिनों तक अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर से सरस्वती भी यहाँ पर दिखेंगी, ज्ञान की गंगा भी यहाँ पे बहेंगी। सीधा जो संवाद होगा, जो लोगों से बातचीत होगी, वो पूरी दुनिया के लिए एक अमृत समान। अश्विनी, मैं आपके पास आता हूँ, तब तक आप जी, मैं आपके पास वापस आता हूँ। और अब रुक करेंगे वाराणसी का। हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर वहाँ पर हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हरिकेश, का हाल बा बनारस का? कुछ पूड़ी उड़ी भयल कि ना सवेरे सवेरे? अजय, पहले तो आपको माध्यम से पूरे जो देश में दर्शक देख रहे हैं हम लोगों को, सबको नववर्ष की शुभकामना और बाबा का आशीर्वाद। पूड़ी नहीं, कचौड़ी। आप तो जी कचौड़ी। काफी दिन क्षमा तक क्षमा क्षमा यहाँ पर काफी दिन तक आप यहाँ रहे, यहाँ के संस्कृति से वाकिफ हैं, तो कचौड़ी और जिलेबी से शुरुआत होती है यहाँ की। और जो अभिवादन है वो है हर हर महादेव। तो मैं अभिवादन कर रहा हूँ काशी की धरती से आपकी। और चूंकि बाबा विश्वनाथ के जो लोकार्पण हुआ था उस समय आप वहाँ मौजूद थे, आपने भी देखा कि किस तरह का भव्य और दिव्य रूप है काशी विश्वनाथ धाम का। चूंकि 31 दिसंबर 2024 को लगभग 5 लाख से ज़्यादा
श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए हैं और आज उम्मीद है कि 6 लाख के आसपास या इससे ज़्यादा ही लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे विकास से, प्रयागराज से, अश्विनी से, देखिए जो महाकुंभ का आयोजन है वो जब शुरू होगा तो अमृत स्नान के लिए लोग देश से ही नहीं पूरे विदेशों से, पूरे विश्व से आएंगे। और जो उसका प्रभाव है, जब अभी तो शुरू होने से पहले लोग काशी में आते हैं, क्योंकि पवित्र स्नान का महत्व है काशी में। माँ गंगा को पाप नाशिनी भी कहा जाता है। जो प्रयागराज से संगम का रूप जब लेती है और माँ गंगा आगे की तरफ बढ़ती हैं, तो काशी ही वह स्थान है जहां पर स्नान का महत्व है, बाबा के दर्शन का महत्व है। और जब पलट प्रवाह शुरू होगा महाकुंभ के समय, जिसको पलट प्रवाह का शब्द है धार्मिक एक भेज है जो आप भी जानते हैं, जिसको प्रयोग करते हैं, तो पलट प्रवाह में ये पूरी तैयारी जो नववर्ष का पहला दिन है या जो बीता जो वर्ष था 31 दिसंबर 2024, उसमें जो व्यवस्था की गई थी, जो श्रद्धालु आएंगे, दर्शनार्थी आएंगे बाबा के दर्शन के लिए, वाराणसी में जो लोगों की संख्या, भारी संख्या आएगी, उसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और ठीक यही इस बार जो देखने को मिलेगा वो अयोध्या में भी देखने को मिलेगा। ये जो त्रिकोण है उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज, काशी और अयोध्या का, इसके लिए केंद्र सरकार ने भी और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बहुत तरीके से, बड़ी तैयारियां की हैं। तैयारी की है, चाहे सुरक्षा की हो, चाहे स्वच्छता की हो, चाहे लोगों के ठहरने की हो। और प्रयागराज में आप भी जानते हैं, क्योंकि आप तो जुड़े हुए हैं मिर्जापुर से, उतनी ही दूरी पर प्रयागराज भी है, उतनी ही दूरी से पर काशी भी है। तो आपको पता है, और आपने अयोध्या में भी, काशी में भी देखा है कि किस तरह से लोग आते हैं, श्रद्धा की डुबकी लगाते हैं। और इस बार तो महाकुंभ है जो 12 साल में पड़ता है, और इस बार जो श्रद्धालु आएंगे, जो बिल्कुल सही कहा आपने अरकेश जी की जब तक प्रयागराज से वो धारा काशी तक पहुंचे नहीं, तब तक प्रयागराज की जो स्नान की प्रक्रिया है वो संपूर्ण भी नहीं होती है। मैं वापस लौटूंगा आपके साथ, और इस वक्त मेरे साथ देवेंद्र शर्मा जी जुड़ रहे हैं कटरा से। कटरा की कुछ दृश्य आप तक पहुंचाते हैं। आपने सुबह सुबह वो खूबसूरत दृश्य हम तक पहुंचाए। देवेंद्र जी, क्या माहौल है? एक बार फिर से माता वैष्णो देवी के धाम से थोड़ा सा दर्शन कराइए हमें, और क्या वाकई जो परेशानियां पिछले कुछ दिनों में थी अब वो समाप्त मानी जाएं? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि अगर परेशानियों की बात करें तो कल देर शाम एक बैठक के बाद जो कटरा में हड़ताल चल रही थी वो बंद हो गई, और उसके बाद भारी संख्या में श्रद्धालुओं की हमने सुबह कतारें देखी। इस समय हम है ताराकोट मार्ग पर। ये मार्ग है, यहाँ पे स्वच्छता का जो है वो खास ख्याल रखा गया है, सुरक्षा के खासे इंतजाम किए गए हैं। और अगर बात करें जितनी भी जरूरतें हैं, चाहे पीने के पानी की बात करें, और श्री माता वैष्णो देवी, क्योंकि इस इलाके में ठंड बहुत ज्यादा है, श्री माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड की ओर से आने वाले श्रद्धालु जितने भी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, उन्हें यहाँ पे स्वागत के तौर पे चाय कॉफी परोसी जा रही है, और उसके बाद वो श्रद्धालु जो है वो आगे की यात्रा शुरू कर रहे हैं। अगर बात करें आंकड़ों की, तो जो श्री माता वैष्णो स्थापना बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उन्होंने आज सुबह ट्वीट करके ही जानकारी दी कि पिछले वर्ष 95 लाख के करीब श्रद्धालु जो हैं वो माता के लिए यहाँ पहुंचे हैं। ये पिछले 10 सालों में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि जब 95 लाख का आंकड़ा जो है वो पार हुआ है, और ये श्रद्धालु यहाँ पे सुबह से भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। मौसम जरूर ठंडा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में इस समय हम है, पहाड़ों की देवी कहा जाता है वहाँ वैष्णो को। तो अगर पारे की बात करें तो सुबह शून्य से पारा जो है वो नीचे था। अभी क्योंकि लगभग 11 बज गए हैं, और अभी थोड़ी धूप की भी, सूर्य देवता के भी लोगों को दर्शन हुए हैं, और उसके बाद जो है मौसम कहा जाता है कि थोड़ा सुहावना जरूर हुआ है, चढ़ाई चढ़ने के लिए सबसे बेहतरीन है, लेकिन ठंड जो है वो अभी है। और आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो पहुंच रहे हैं, बड़े बुजुर्ग सभी पहुंच रहे हैं यहाँ पे। और अगर बात करें, काफी सारे श्रद्धालु ऐसे रहते हैं कि जो साल की शुरुआत जो है वो माता के दर्शनों से करते हैं, माता के चरणों में नमन से करते हैं। तो यकीनन वो श्रद्धालु जो हैं हर साल की तरह इस वर्ष भी यहाँ पहुंचे हैं, और हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि छोटे नन्हे बच्चे जो हैं वो भी माता के दर्शनों के लिए जा रहे हैं, और ठंड का असर कोई नहीं दिख रहा है। जी, अगर तापमान की बात करें, तापमान जरूर कम है, लेकिन हौसला और अगर जज्बे की बात करें तो उसमें कोई कमी नहीं है। जी देवेंद्र, बहुत खूबसूरत तस्वीरें सुबह से ही आप हमसे शेयर कर रहे हैं। एक बार फिर से हम रुख करेंगे प्रयागराज का। थोड़ी सी दिक्कत जरूर हुई थी संप्रेषण में। अश्विनी जी, एक बार फिर से हम आपसे समझना चाहेंगे प्रयागराज की जो कुंभ की महातैयारियां हैं, और
नव वर्ष तो एक तरह से कुंभ के लिए ही माना जाता है, प्रयागराज तो उसी की प्रतीक्षा हर माघ मेले में की जाती है। तो थोड़ा सा आपके जरिए हम वहाँ के तस्वीरों को समझ पाएं, वहाँ के माहौल को समझ पाएं, वहाँ की व्यवस्थाओं को सब तक पहुँचा पाएं। जी अजय तस्वीरें खुद बयां करेंगे कि किस तरीके की तैयारियां हैं। यहाँ पर सभी अखाड़ों का प्रवेश हो चुका है, नगर भ्रमण हो चुका है, अखाड़ों की पेशवाई हो चुकी है और साथ ही साथ कुल 13 अखाड़े जो इस पूरे मेला क्षेत्र में आते हैं और शाही स्नान अमृत स्नान के लिए जो सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र होते हैं वो अखाड़े यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अखाड़ों की पेशवाई, नगर भ्रमण, किस तरीके से वो हाथियों, ऊँटों और अन्य परंपरागत तरीके से उस पर सवार होकर महामंडलेश्वर यहाँ पर आते हैं। और ये देखिए कि अभी 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से स्नान पर्व शुरू होंगे। पहला अमृत स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति को होगा, लेकिन कितनी बड़ी संख्या में साधु सन्यासी आकर यहाँ पर लगातार अलग जगा रहे हैं। ये दृश्य बताता है कि किस तरीके से हम पूरी भौतिकता से दूर, परे होकर, सांसारिकता से दूर आकर अपने संतों महंतों के साथ एक वैचारिक मंथन करते हैं। पूरे कुंभ की प्रक्रिया को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं वो समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है और वो मंथन की प्रक्रिया, वैचारिक मंथन की प्रक्रिया अनुष्ठानों के जरिए, कर्म के जरिए, सत्कर्म के जरिए, सत्फल के जरिए वो अनवरत जारी है। तो जो हमारी शाश्वत सनातन संस्कृति है वो पूरी दुनिया देखती है कि किस तरीके से यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी पर आकर सभी मत संप्रदाय समाहित हो जाते हैं, मिल जाते हैं, समागम होता है, संगम होता है, कोई अस्पृश्यता नहीं होती, ऊंच नीच नहीं होता, समरसता होती है, एकता होती है। तो पूरी दुनिया ये जानती है कि किस तरीके से शाश्वत काल से, आदि काल से ये पूरी की पूरी परंपरा चल रही है और उन परंपराओं को आपस में समेटे हुए ये हमारे साधु सन्यासी हैं जो कि तेन त्यक्तेन भुंजी था, जो हमारे वेद वाक्यों में कहा गया है, हमारे उपनिषदों में कहा गया है, जिसमें हम त्याग में ही भोग की कामना करते हैं। यानी ये पूरी दुनिया को ये वदतो व्याघात या डायलेक्टिक लगेगा या विरोधाभासी लगेगा कि त्याग में कैसा भोग, लेकिन त्याग में ही भोग की कल्पना करने वाली हमारी ये संस्कृति है जो पूरी दुनिया के कल्याण की कामना करती है, प्रकृति से साहचर्य की बात करती है, जीव जंतुओं के साथ साहचर्य की बात करती है, सहनो भुनक्तु सहनो सहवीर्यं करवावहै की बात करती है और सबसे बड़ी बात हमारी ही संस्कृति है जो कहती है विश्व कल्याण की बात करती है। तो पूरी दुनिया जो कि रिलीजन में सिमटी हुई है वो देखती है कि किस तरीके से शाश्वत सनातन संस्कृति अपने में धर्म को एक अंग के रूप में, नैतिकता को एक अंग के रूप में, लेकिन उसमें वैज्ञानिकता को समाहित किए हुए है, उसमें आध्यात्मिकता को समाहित किए हुए है, दार्शनिकता को समाहित किए हुए है। जो ज्योतिषीय गणना होती है, जो काल गणना के अनुसार ये पूरा का पूरा 12 वर्षों का चक्र होता है। एक पंचांग देखकर, वाराणसी के से निकलने वाला जो पंचांग है उसमें एक पंचांग देखकर एक ब्राह्मण सदियों से बताते चले आते हैं कि कब सूर्य ग्रहण पड़ेगा, जब चंद्र ग्रहण पड़ेगा, जब महाकुंभ लगेगा और ये अनवरत प्रक्रिया जारी है। पश्चिम के देश ये भी इस पर उनको ये जानकारी नहीं थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ भ्रमण करती है या फिर सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी भ्रमण करती है। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी भ्रमण करती है, इसको कॉपरनिकन रिवोल्यूशन माना गया और ये रिवोल्यूशन जाकर कुछ शताब्दियों पहले हुआ, लेकिन सहस्राब्दियों पहले हमारे मनीषियों ने किस तरीके से ज्ञान, विज्ञान, दर्शन सब कुछ समाहित किया था और उसी का मंथन यहाँ पर महाकुंभ में होता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं अश्विनी जी, आप मेरे साथ। जो दार्शनिक समुच्चय है, जो हमारा दार्शनिक वेग है, वो यहाँ पर पूरी दुनिया देखेगी। अजय, आप सभी संवाददाताओं से अनुरोध है कि आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा मैं ब्रेक लेता हूं, इस छोटे से कमर्शियल के बाद फिर से आएंगे और आप ही के जरिए तमाम तस्वीरों को अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आप देख रहे हैं हमारा ये खास बुलेटिन। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आप सभी का और हम देश के तमाम हिस्सों से आप तक पहुंचा रहे हैं वो तस्वीरें जो श्रद्धा के रूप में आज देश के अलग अलग हिस्सों में आज नववर्ष के उत्साह के रूप में सभी के सामने हैं। हरिकृष्ण बहादुर सिंह जो कि काशी विश्वनाथ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संवाददाता प्रयागराज अश्विनी मिश्र, विकास सिंह लखनऊ से, देवेंद्र शर्मा जी कटरा से। अब मैं रुख करना चाहूँगा एक बार फिर से श्री अयोध्या धाम का। विकास जी, आपसे हम समझना चाहेंगे तो अब तो तैयारियाँ जो प्रतिष्ठा द्वादशी की है उसकी भी शुरू हो गई होंगी। 11-12 तारीख को मेरे ख्याल से उस पर भी समारोह, उनकी तैयारियां हो रही होंगी। तो लोगों में
एक अद्भुत उत्साह होगा। नए वर्ष के साथ साथ भगवान श्री राम के मंदिर की प्रतिष्ठा के 1 वर्ष भी जल्दी ही पूरे होने जा रहे हैं। तो थोड़ी सी तस्वीरें एक बार फिर से और वहां का माहौल आपके जरिए सब तक पहुंचाएं प्लीज। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो समारोह होना है 11 तारीख को, उसकी तैयारियां यहाँ पे की गई हैं। 3 दिवसीय समारोह किया जाएगा, उसके मद्देनजर भी यहाँ पर तैयारियां की गई हैं। लेकिन आज बात कर लेनी चाहिए वर्ष के पहले दिन की, जब यहाँ पर जो श्रद्धालुओं को तांता लगा है, ये बात को दर्शा रहा है। आमतौर पर माना जाता है कि आपके कर्म, आपके आचरण, आपके पूरे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। अगर आप पहले दिन वर्ष के आते हैं और प्रभु श्री राम का दर्शन करते हैं, यहाँ से आप अपने वर्ष की शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये बात दर्शा रही है कि हम अपनी सनातन परंपरा के मूल्यों को किस तरह से आत्मसात करने लगे हैं। जब प्रभु श्री राम के मंदिर में जब बड़ी संख्या में ये भीड़ बता रही है कि जो उनके आदर्श थे, जो उनके मूल्य थे प्रभु श्री राम के, उनको ये लोग आत्मसात करने आए हैं, यहाँ पर पहले ही दिन आए हैं। और ये बताता है कि अब फिर से जो हमारे जो मूल्य हैं, हमारे संस्कार हैं, उनके प्रति हम कितना सजग हो गए हैं। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को ये बताना चाहते हैं कि प्रभु श्री राम जो हमारे आराध्य हैं, उन्होंने क्या क्या आदर्श हमें दिए हैं, क्या क्या चीजें उनके जीवन में जो घटनाएं हुई हैं। प्रभु श्री राम का जीवन ही आत्मसात करने वाला है। चाहे वो जैसा जिक्र मैंने किया कि चाहे सबरी हो, चाहे केवट हो, चाहे निषाद राज हो, चाहे तमाम सारे, चाहे जटायु हो, तो उन्होंने हर वर्ग का साथ लेके चले, वो हर वर्ग के कल्याण के लिए काम किए। राम राज की परिकल्पना ही यही है कि समाज के हर व्यक्ति सुख समृद्धि से भरा हो। और जब पहले दिन लोग इसका अनुश्रवण कर रहे हैं, अपने जीवन में आत्मसात कर रहे हैं प्रभु श्री राम को, तो ये बात दर्शा रही है कि कितने मूल्य हमारे आगे जा रहे हैं। और ये बिल्कुल हमारी धार्मिक आध्यात्मिक जो संस्कृति है, उसके पुनरुद्धार, पुनर्जागरण का समय है। ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। विकास, कुछ लोगों से आप बात भी कर सकते हैं, आपके साथ में लोग हैं कि उनके मन में कितना हर्ष है, कितना उत्साह है नए साल को लेकर के, और वो भी लगातार प्रतीक्षा कर रहे हैं और आपको बताएंगे। आज पहले दिन आप आए हैं अयोध्या, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। राम की नगरी में हम लोग जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से आए हैं, जो हमारे बागेश्वर धाम के महाराज जी का निवास है, वहाँ से हम लोग पधारे। हमको बहुत आनंद आया। कैसा लगा आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा आभास हो रहा है। हम छतरपुर जिला बागेश्वर धाम से आए हुए हैं। वर्ष के पहले दिन बहुत अच्छा लग रहा है। राम अयोध्या राम मंदिर में राम के स्थान में आए, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सबसे पहले तो बहुत जय श्री राम। हम लोग आए हैं देवरिया जिला से, हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ घूमकर, बहुत अच्छा लगा। भीड़ है लेकिन बहुत अच्छा सब व्यवस्था रखा है, जो है बहुत अच्छा है। जय श्री राम। देखिए अजय, ये युवा भी हैं, ये तमाम सारे लोग हैं, ये बता रहे हैं कि अपने मूल्यों को, अपनी संस्कृति को, अपने आराध्य को यहाँ पर आशीर्वाद प्राप्त करने आए हैं। जो मूल्य थे उनको अपने जीवन में समाहित करेंगे, ये संकल्प लेके यहाँ जा रहे हैं। और जो वर्ष का पहला दिन इनका इतना अच्छा होगा, तो इनका हर दिन अच्छा ही बना रहे, यही इन सबकी मंगल कामनाएं हैं। जी, एक बार फिर से रुख करते हैं काशी का, और डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह के साथ एक बार फिर से हम जुड़ते हैं। हरिकेश, आपने बताया कि कल 5 लाख लोगों ने दर्शन किए, बाबा विश्वनाथ की नगरी में लोग आए थे, तो स्नान का पर्व भी चल रहा है। लोग व्यवस्थाएं थोड़ा सा बताइए किस तरह से हैं, और वहाँ पर गंगा घाट की आरती विशेष तौर पर हम लोगों तक आपने पहुँचाई हैं, तो आज किस तरह का माहौल एक बार फिर से काशी विश्वनाथ की नगरी में देखने को मिल रहा है? चूंकि आपने गंगा आरती का जिक्र किया, तो वहीं से शुरू करते हैं। जी। इस बार का जो आपसे जानकारी दे रहे हैं, गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध है और प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद हैं, उन्होंने कई राष्ट्राध्यक्षों को अपने साथ गंगा आरती दिखाई है। पिछले देव दीपावली से जो उत्तर प्रदेश सरकार है, चूंकि पर्यटन को भी बढ़ावा देने की बात है, काशी जो सांस्कृतिक नगरी है, धार्मिक नगरी के तौर पे अयोध्या से, जहाँ से विकास बता रहे थे कि किस तरह से युवा अपने धर्म की तरफ, अपने संस्कारों को, संस्कृति की तरफ जुड़ रहा है, तो जो गंगा आरती है, कल ही गंगा आरती में दीपों से सजाकर 2025 का स्वागत किया गया। कल शाम के समय सुबह बनारस संस्था है अस्सी घाट पे, जो सुबह के समय गंगा आरती का आयोजन करती है, वहां पर भी लोगों ने 2025 का स्वागत किया। भोर में सुबह ही गंगा के किनारे वहां पर संगीत का कार्यक्रम होता है, योगा का कार्यक्रम होता है, संगीत वहां पे सुना लोगों ने और योग किया।
योग जो वहाँ पे नियमित आप दिनचर्या है लोगों की, काशीवासी वहाँ पर जाके 80 घाट पर सुबह सुबह योग करते हैं, और अजय आपने भी वो देखा हुआ है। इसके अलावा मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा, बाबा विश्वनाथ का मंदिर तो है ही, जिसमें अनुमान किया गया है कि लगभग 6 लाख लोग आज दर्शन करेंगे। चारों द्वार खोल दिए गए हैं लोगों के लिए, झांकी दर्शन की व्यवस्था की गई है, पुलिस पर्सनल्स लगाए गए हैं, सीआरपीएफ के जवान तो तैनात रहते ही हैं। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के जो सिक्योरिटी है वो अपनी सिक्योरिटी भी लगी हुई है, 3 लेयर की सुरक्षा है। ड्रोन से जो है काशी विश्वनाथ मंदिर का वो लोकार्पण, वो अवलोकन किया जा रहा है। साथ ही जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और मैदागिन से लेकर गोदौलिया तक नो व्हीकल जोन कर दिया गया है। पैदल जा सकते हैं, गाड़ियां नहीं जाएंगी, क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या में लोग आते हैं। और इस बार एक विशेष व्यवस्था रहती है, जब ज्यादा श्रद्धालु आते हैं, भारी संख्या में आती हैं, तो जो ललिता घाट है गंगा जी की तरफ, जो उधर से व्यवस्था की जाती है। और इतनी लंबी कतार लगी हुई है, कल भी लगी थी और आज भी लगी हुई है। इसके अलावा अजय जो और मंदिर हैं यहाँ पर, जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वो तो हैं ही, जो क्षेत्रीय मंदिर हैं लोगों के घरों के पास हैं, वहाँ भी लोग, अब ज्यादातर मंदिर महादेव के हैं, बाबा विश्वनाथ के हैं, वहाँ भी लोग जाकर दर्शन कर रहे हैं। वर्ष का प्रथम दिन है, चूंकि विकास जैसा बता रहे थे कि अपने आराध्य का दर्शन करके लोग उनसे कामना करते हैं कि विश्व का कल्याण हो, उनका कल्याण हो, परिवार का कल्याण हो, सुख समृद्धि बढ़े, देश में प्रगति करे, और देश प्रगति करेगा तो लोग। चलिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि देश की सनातन संस्कृति ऐसी है जो विश्व के कल्याण की कामना करती है, और किसी भी शुभ कार्य या किसी भी कार्य का प्रारंभ ही, किसी भी दिन का भी प्रारंभ जो है वो हमारे यहाँ आराधना के साथ ही होता है। एक बार फिर से रुख करते हैं कटरा का। देवेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वहाँ से तस्वीरें आप तक पहुँचाते हैं। देवेंद्र जी, देश भर के तमाम हिस्सों से लोग माँ वैष्णो देवी का रुख करते हैं और बहुत सारी तैयारियाँ करते हैं, तो आपको लग रहा है कि कटरा, जिस तरह आपने बताया कि एक बार फिर से 95 लाख का रिकॉर्ड बनाया, तो एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बनेगा? सर्दी के बीच, गिरते हुए पारे के बीच भी लोगों का हौसला अभी भी लगातार बना हुआ है, और स्वच्छता की जबरदस्त तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई हैं। जी, अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 45,000 से ज्यादा श्रद्धालु जो है वो माँ की पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। हमेशा ये कहा जाता है कि नए साल की शुरुआत या किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हमारे यहाँ पे जो है वो माता वैष्णो देवी के जो गुफा है, पवित्र गुफा है, वह माथा टेक के की जाती है। तो यकीनन काफी संख्या में देश ही नहीं विदेशों से भी यहाँ पहुंच रहे हैं लोग, और माता के यहाँ पे दर्शनों करके, माथा टेक कर और आगे आने वाले कुछ साल के लिए शुभकामनाएं मांग रहे हैं, और एक दूसरे को जो शुभकामनाएं देने का जो सिलसिला है वो यहाँ से चल रहा है। और काफी सारे हमने लोग देखे जो सुबह से यहाँ पे आकर और अपने परिजनों को, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को यहाँ से वीडियो कॉलिंग करके और अलग अलग तरीकों से माता के दर्शन करवा रहे हैं। और तो यकीनन माता के दर्शन करके जब आपका साल जो है वो मंगल गुजरता है तो एक विश्वास बनता है। और हमने काफी सारे श्रद्धालु ऐसे देखे जो कई सालों से यहाँ पे इतनी ठंड के बावजूद नंगे पैर यहाँ पहुंच रहे हैं, और हर साल यहाँ पे पहुंचते हैं और नए साल की शुरुआत जो है वो माता के चरणों से माथा टेक के करते हैं। अगर बात करें स्वच्छता की तो आप पिछले तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरी जो इलाका है उसे इतने साफ स्वच्छता का जो एक है स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया है, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन ठंड यहाँ पर है और जम्मू कश्मीर जो है वो बर्फबारी और ठंड के लिए जाना जाता है, तो उसके बावजूद भी श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। और अगर बात करें सुबह जो है तड़के हम 2-2:30 बजे जब यहाँ पे पहुंचे आधी रात को, तो तभी से लोग कतारों में लगे थे, और सुबह का आलम यह था कि 500 से 600 मीटर लंबी कतारें जो हैं वो लगी हुई थी और श्रद्धालु जो हैं अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। जी देवेंद्र जी, नहीं आपने तो वहाँ से सर्दी थोड़ी सी दिल्ली में भी भेज दी है और यहाँ भी जो पारा है वो लगातार गिर रहा है, लेकिन आपने जिस तरह से बताया कि जो व्यवस्थाएं की गई हैं उससे लोगों को बड़ी सहूलियत हुई है और एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नए रिकॉर्ड मुझे लगता है इस बार प्रयागराज में भी बनने जा रहे हैं। अश्विनी जी, तो हम ऐसा बताया गया है कि जो चकर्ड प्लेट यानी फिर जो सड़कें बनाई गई हैं उसकी लंबाई ही 500 किलोमीटर से ज़्यादा है। केवल संगम क्षेत्र में नया ज़िला बन चुका है, उस नए ज़िले में आप इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ से आपने बताया कि तमाम अखाड़ों का जो नगर प्रवेश है वो हो चुका है और अब कुंभ अमृत स्नान की भी जो तैयारियां हैं वो भी शुरू हो गई। लेकिन मुझे लगता है कि आम जनता जो रोज़ाना आकर के संगम में डुबकी लगा रही है वो तो शायद पहुंच ही रही होगी वहाँ पर, और नए जो कॉरिडोर्स बने हैं उसका भी असर दिख रहा होगा।
जी अजय, सुबह हम इससे पहले जब लेटे हनुमान जी, बड़े हनुमान जी के मंदिर से सुबह लाइव कर रहे थे तो पूरा का पूरा लंबी कतारें लगी हुई थी लोगों की। पूजा अर्चना के साथ ही साथ नए वर्ष की शुरुआत करते हैं लोग। माघ महीना है, चैत्र महीने से हमारे वर्ष प्रतिपदा की शुरुआत होती है। हमारी जो संवत परंपरा है, विक्रम संवत के अनुसार हमारा नव वर्ष तो अलग आता है, लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जो प्रचलन में है और लोगों के प्रयोग में भी है, तो लोगों ने शुरुआत की है पूजा अर्चना के साथ। बड़ी बड़ी लंबी लंबी कतारें रही। जिस तरीके से महाकुंभ नगर की आप बात कर रहे हैं, महाकुंभ नगर की आधारभूत संरचना को मैं दिखाना चाहूंगा। इस पूरे के पूरे संगम की रेती को 24-25 सेक्टर्स में बांटा गया है। सेक्टर 1 से लेकर 25 तक। तेलियरगंज के सेक्टर अलग है, झूसी की तरफ के सेक्टर अलग है और अरेल के सेक्टर अलग है। और सेक्टर 1, 2, 3 ये प्रवेश के सेक्टर हैं जो आलोपी बाग की तरफ से आते हैं। आप सोचिए, जब एक दिन में पिछले मौनी अमावस्या पर अर्ध कुंभ में तकरीबन 2 से 3 करोड़ आदमी के आसपास श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के लिए आए थे। इस बार ये अनुमान है कि 45 से 50 करोड़ श्रद्धालु और दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर आएंगे, स्नान करने के लिए आएंगे, पवित्र डुबकी लगाने के लिए आएंगे। तो इतनी बड़ी आधारभूत संरचना का निर्माण करना और उस संरचना को बना के रखना और उसको निर्विघ्न तरीके से संपन्न कराना एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट है। ये तो जो वैश्विक स्तर पर लोग जो मैनेजमेंट की तरीके सिखाते हैं उनको आकर देखना चाहिए कि किस तरीके से अनुशासित पूरे श्रद्धालुओं का जत्था यहाँ पर आता है, बगैर किसी निमंत्रण के आता है, एक उत्साह के साथ आता है। उस उत्साह में कोई अनुशासनहीनता नहीं होती है। धर्म के कार्य से लोग आते हैं और भ्रमण करके अपने आप सोचिए कि 2 करोड़ व्यक्ति अगर किसी एक दिन किसी शहर में हो तो किस तरीके से वहां पर आधारभूत संरचना की आवश्यकता होगी। दिव्य इंतजाम किए गए हैं, भव्य इंतजाम किए गए हैं। जो नया टैगलाइन उन्होंने दिया है कि डिजिटल कुंभ, दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, दुनिया ये देखेगी कि किस तरीके से हम अपनी विरासत को संरक्षित करते हुए विकास के पथ पर अग्रसर हैं। AI चैटबॉट का भी लोकार्पण किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 5,500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। जिन कॉरिडोर्स की आप बात कर रहे हैं वो अक्षय निर्माण है, यहाँ पर अभूतपूर्व निर्माण है जो कि लोगों के शहर की आधारभूत संरचना में स्थायी चार चांद लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे शहर को अगर आप देखें, जो महाकुंभ नगर है, ये सितंबर के बाद से सितंबर तक गंगा जी का घाट जो है पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं होता है। सितंबर तक यहाँ पर पानी रहता है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी से मेला शुरू होता है। और ये प्रतिवर्ष होता है। माघ मेला तो यहाँ इलाहाबाद में, प्रयागराज में हमेशा होता है। 6 वर्षों पर कुंभ और 12 वर्षों पर अर्ध कुंभ। तो आप ये समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया के लिए अचंभित कर देने वाला ये आयोजन है। और सबसे बड़ी बात ये कि पूरी दुनिया देखेगी कि किस तरीके से एकता, समरसता, समावेशता, बंधुत्व, विश्व बंधुत्व का यहाँ से शंखनाद होता है जब कुंभ यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन होगा। अजय, बिल्कुल सही कहा आपने। और केवल एक पर्सपेक्टिव के साथ इस बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं कि फ्रांस, इटली और यूनाइटेड किंगडम, इन तीनों ही देशों के जनसंख्या को मिला लिया जाए तो एक साथ इतने सारे लोग महाकुंभ में शिरकत करने जा रहे हैं। फिलहाल आप सभी संवाददाताओं का, हरिकेश बहादुर सिंह, अश्विनी मिश्रा, देवेंद्र शर्मा और विकास सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चारों ही संवाददाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद इस विशेष प्रसारण में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर में नए साल का शानदार स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड में नए साल के मौके पर लोगों ने ऑकलैंड के स्काई टावर पर आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत किया। लोगों ने नए साल पर एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दी। और ऑस्ट्रेलिया में नए साल का स्वागत आतिशबाजी के साथ किया गया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में नए साल पर जश्न के दौरान शानदार आतिशबाजी की तस्वीरें लोगों के सामने। हांगकांग में नए साल पर जश्न के दौरान शानदार आतिशबाजी देखी गई। विक्टोरिया हार्बर पर जमकर आतिशबाजियां की गईं। लोगों ने एक दूसरे के गले लग करके नववर्ष की शुभकामनाएं दी।
और थाईलैंड में लोगों ने जोरदार तरीके से नववर्ष 2025 का स्वागत किया। नए साल के आगाज के साथ ही पत्ताया शहर रंग बिरंगी लाइट्स और आतिशबाजियों में सराबोर नजर आया। उधर सीरिया से तस्वीरें आई हैं। सीरिया में लोगों ने नए साल के असद के शासनकाल के समाप्त होने के बाद नए साल का अपने तरीके से स्वागत किया। दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत बुर्ज खलीफा में होने वाले वार्षिक आतिशबाजी शो में हजारों लोग इकट्ठा हुए और वहां जमकर लोगों ने आतिशबाजी का नज़ारा देखा और 2025 का स्वागत किया। ग्रीस के एक्रोपोलिस स्थित प्राचीन पार्थेनन मंदिर में 2025 के आगमन के उपलक्ष्य में आतिशबाजी और ड्रोन प्रदर्शन के साथ एक शांत नववर्ष मनाया गया। रुख करते हैं पेरिस का। आपको दिखाते हैं तस्वीरें। 2025 के शुभारंभ के अवसर पर बड़े पैमाने पर आतिशबाजी के साथ साथ आर्क डी ट्रायम्फ स्मारक को देखने के लिए, नए साल का जश्न मनाने के लिए हजारों लोग फ्रांस की राजधानी के चैम्प्स एलिसीज एवेन्यू पर एकत्रित हुए थे। और कतर ने 31 दिसंबर की देर रात लुसौल बुलेवार्ड में भव्य ड्रोन और आतिशबाजी प्रदर्शन के साथ नए साल का स्वागत किया। हजारों लोग इसमें शामिल हुए। राजधानी दोहा सहित विभिन्न शहरों में 2025 का स्वागत किया गया। और लंदन में नए साल का स्वागत टेम्स नदी पर आतिशबाजी के साथ हुआ। हजारों लोग सड़कों पर पार्टियों और आतिशबाजी के लिए स्कॉटिश राजधानी में एकत्रित हुए और उन्होंने जमकर इसका लुत्फ उठाया। ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों से किस तरह से नए वर्ष का शुभारंभ हुआ वो तस्वीरें हम आप तक लेकर के आ रहे हैं। और लंदन के बाद हम रुख करेंगे ब्राज़ील का, जहां पर भव्य स्वागत हुआ नए साल का। और इस अवसर पर लोगों ने अपने अपने तरीके से इसका लुत्फ उठाया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार कुछ खबरें और भी देखेंगे। आप देख रहे हैं समाचार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सब की पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और नववर्ष के अवसर पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने केजरीवाल से नववर्ष पर 5 संकल्प लेने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी, आप कभी भी अपने बच्चों की झूठी कसम नहीं खाएंगे। आप दिल्ली की महिलाओं, बुजुर्गों, धार्मिक जनों की भावनाओं से झूठे वायदे कर रहे हैं और आप इस खिलवाड़ को बंद करेंगे। साथ ही आप दिल्ली में शराब को प्रोत्साहन देने वालों के लिए दिल्ली वालों से आप क्षमा मांगेंगे। यमुना मैया की सफाई पर झूठे आश्वासनों और सफाई के नाम पर किए गए भ्रष्टाचार के लिए आप सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगेंगे और राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश विरोधी ताकतों से मिलना और चंदा न लेने का संकल्प करेंगे। मेरे आग्रह पर आप कम से कम यह 5 संकल्प इस वर्ष जरूर लें, ऐसा हमने अरविंद केजरीवाल से निवेदन किया है। ये 5 संकल्प हैं। मुझे विश्वास है कि आप अब कभी भी अपने बच्चों की झूठी कसम नहीं खाएंगे। आप दिल्ली की महिलाओं, बुजुर्गों, धार्मिक जनों की भावनाओं से झूठे वादे कर रहे खिलवाड़ को बंद करेंगे। आप दिल्ली में शराब को प्रोत्साहन देने वालों के लिए दिल्ली वालों से क्षमा मांगेंगे। यमुना मैया की सफाई पर झूठे आश्वासनों एवं सफाई के नाम पर किए गए भ्रष्टाचार के अक्षम्य अपराध के लिए आप सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगेंगे। आप राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश विरोधी ताकतों से मिलना और चंदा ना लेने का संकल्प लेंगे। मेरे आग्रह पर और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा कथित तौर पर एलजी के आदेश पर धार्मिक संरचनाओं को तोड़ने के आदेशों पर चिंता जताने पर
वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि एलजी ने ऐसा कोई आदेश ही नहीं दिया है। आम आदमी पार्टी हमेशा से ही झूठ बोलती आई है। आज ही मैंने अपने पत्र में यही आग्रह किया है कि केजरीवाल झूठ न बोलने का संकल्प लें। डीजीएस कमेटी दिल्ली के गृह मंत्री के अंतर्गत अधीन काम करती है और माननीय उपराज्यपाल जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि किसी भी तरह का कोई भी आदेश उपराज्यपाल कार्यालय से नहीं दिया गया है। वहीं बांग्लादेशी घुसपैठियों पर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में अब भी बहुत बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठिए हैं जो अंडरग्राउंड है। दिल्ली के लोगों से आग्रह करता हूं कि अपने आसपास नजर रखें। दिल्ली की सुरक्षा के लिए कोई भी अवैध निवासी, वो बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो या किसी भी प्रांत का हो, वो खतरा है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरी अपनी दिल्ली को बर्बाद करने के लिए यहाँ के अरविंद केजरीवाल, उसकी पार्टी जिस तरह से उन्हें पालने का प्रबंध कर रही थी, वो खुलासा अब धीरे धीरे होने लगा। और मुझे खुशी इस बात की है कि मात्रा बहुत बड़ी संख्या में 18 तो पकड़े गए हैं, लेकिन जानकारी मिली है कि बहुत सारे लोग अभी भी अंडरग्राउंड और भाग रहे हैं। तो हम तो निवेदन करें कि दिल्ली के सभी मतदाता अपने आसपास निगाह रखें और कहीं भी कोई अवैध बांग्लादेशी या रोहिंग्या दिखाई देता है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। और नए साल पर उत्तर भारत के लोगों को कड़ाके की सर्दी का भी सामना करना पड़ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के अनुसार आने वाले 2 दिनों में हिमालय क्षेत्र में हल्की से मध्यम बर्फबारी हो सकती है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में भी तापमान में कमी देखने को मिलेगी। इस वजह से ठिठुरन बढ़ने के संकेत हैं। पहाड़ों में बिछी बर्फ की चादर से मैदानी इलाकों में भी पारा गिरा है। पारा गिरने से दिन के तापमान में भी काफ़ी गिरावट आई है। हिमाचल प्रदेश में ऊपरी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान शून्य से काफ़ी नीचे दर्ज किया जा रहा है। 4 जनवरी से पहाड़ी राज्यों में बारिश के कारण भारी बर्फबारी और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बर्फबारी होने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने 2 दिनों से शीतलहर बढ़ने पर येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट और बाल्टिस्तान में ठंड बढ़ने और शीतलहर का अनुमान व्यक्त किया गया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी शीतलहर चलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आज एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। नए साल के मौके पर एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। परिवार के 5 लोगों की एक साथ हत्या कर दी गई है। ये हैरान करने वाली बात है कि इस वारदात को घर के ही एक सदस्य ने अंजाम दिया। परिवार के 5 सदस्यों का शव लखनऊ के होटल शरणजीत में मिला है। मामला थाना नाका क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर होटल शरणजीत में अरशद नाम के एक युवक ने अपनी मां और 4 बहनों की हत्या कर दी है। हत्या करने की वजह पारिवारिक कलह बताई जा रही है। आरोपी अरशद को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने हत्या करने का कारण पारिवारिक कलह बताया। इस मामले की जांच अब भी पुलिस कर रही है। होटल शरणजीत के कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पाई गई है। तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया। एक व्यक्ति जिसका नाम अरशद है, लगभग 24 वर्षीय, आगरा का रहने वाला, इसको हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया है कि पारिवारिक कलह के चलते उनके द्वारा अपनी 4 बहनों और माता की हत्या कर दी गई है। अग्रिम पूछताछ इनसे की जा रही है। ये सूचना मिली कि इस होटल में एक कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पड़ी है और तत्काल थाना प्रभारी एवं अन्य पुलिस बल मौके पर पहुंचकर जो है छानबीन उन्होंने प्रारंभ कर दी। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सभी उच्चाधिकारी गणों के द्वारा जो है घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया। फील्ड यूनिट को बुला लिया गया है ताकि जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं उसको कलेक्ट कर लिया जाए और प्राथमिक जो है पूछताछ सभी लोगों से चल रही है, होटल वालों से और अन्य चीज़ों को, अन्य जो है साक्ष्य खंगाले जा रहे हैं। और 1 जनवरी 2025 से अनेक रेलगाड़ियों की समय सारणी में भी परिवर्तन हो रहा है। इसमें कई गाड़ियों के नंबर भी बदले गए हैं, जबकि समय में भी परिवर्तन किया गया है। ये कहना है भारतीय रेल के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार का, जिन्होंने DD न्यूज़ के साथ विशेष बातचीत में बताया कि मुसाफिर वेबसाइट्स पर ट्रेन के समय को देखने के बाद ही घरों से निकले ताकि उन्हें कोई असुविधा न हो। हमारे सहयोगी राजेश राज के साथ ये विशेष बातचीत हुई। आइए आपको सुनाते हैं। 2025 के स्वागत के लिए भारतीय रेल बिल्कुल तैयार है और 1 जनवरी से समय सारणी भी बदल रही है और इस पर हम बातचीत करेंगे दिलीप कुमार, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सूचना और प्रसार भारतीय रेल के, वो हमारे साथ हैं। सर,
कहा जा रहा है कि समय सारणी बदल रही है। नए साल में भारतीय रेल की क्या तैयारियां हैं और समय सारणी में क्या खास है? प्रतिवर्ष 1 जनवरी से भारतीय रेल की नई समय सारणी लागू होती है। इस वर्ष भी 1 जनवरी से नई समय सारणी लागू की जा रही है। जो नई समय सारणी बनाई गई है उसमें कई गाड़ियों का जो ये है ट्रांजिट अवधि है उसको कम किया गया है। साथ ही जो पैसेंजर गाड़ियां पहले 0 डिजिट के साथ चलती थी उन सारी गाड़ियों का, जिनकी संख्या काफ़ी अधिक है, उनका नंबर जो है बदल दिया गया है। तो हम सारे यात्रियों से अनुरोध करेंगे कि हमारे ऑनलाइन साइट पर जा करके अपनी गाड़ी का नंबर और उसका टाइमिंग जो है वो चेक कर लें और उसी के हिसाब से स्टेशन पर पहुँचें। हमेशा देखा जाता है कि भारतीय रेल जो है इसके लिए प्रचार प्रसार भी करता है, अखबारों में विज्ञापन भी आते हैं ताकि मुसाफिरों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो भारतीय रेल की तरफ से सूचना देने की तैयारी भी की जा रही है। नई समय सारणी के बारे में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और विभिन्न समाचार माध्यमों से इसकी सूचना यात्रियों तक पहुँचा रहे हैं। आज के युग में जबकि इंटरनेट जो है और सोशल मीडिया वह संचार का सबसे सशक्त माध्यम है, तो सबसे ज़्यादा सूचनाएं हम अपने पोर्टल के जरिए, अपने साइट पर जो हमारी सूचना है वहाँ पर हम लोगों ने उपलब्ध कराई है। इसके अलावा दूसरे संचार माध्यम जो है उनका उपयोग भी किया जा रहा है। तो क्या उम्मीद की जाए कि नए साल के तोहफे के रूप में जो स्लीपर वर्जन है वंदे भारत का वो आम लोगों को समर्पित किया जा सकेगा? तो अमृत भारत, वंदे भारत और नमो भारत की त्रिवेणी जो है वह यात्रियों की सेवा के लिए एक नए रूप में, नए जोशो खरोश के साथ नव वर्ष में भी तैयार मिलेगी। निश्चित रूप से वंदे भारत का ट्रायल भी चल रहा है और उस ट्रायल के बाद वंदे भारत के चलाने पर फैसला जो है वह रेलवे बोर्ड द्वारा लिया जाएगा, जिसकी सूचना हम आपको उचित समय पर देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। नमो भारत, वंदे भारत और अमृत भारत, ये जो त्रिवेणी है यह बिल्कुल तैयार है और ये आने वाले दिनों में भारतीय रेल इसे आम लोगों के लिए समर्पित करने वाली है। ये कहना है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दिलीप कुमार का। कैमरामैन प्रवीण के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली। अब भोपाल गैस कांड के 40 साल के बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के गोदाम में रखे गए 337 मीट्रिक टन जहरीले कचरे को हटाने की प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है। जबलपुर उच्च न्यायालय के आदेशानुसार इस 337 मीट्रिक टन जहरीले कचरे को निस्तारण के लिए पीथमपुर के रासायनिक कचरा निपटान केंद्र में ले जाया जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की निगरानी में जहरीले कचरे की पैकिंग का काम सावधानीपूर्वक किया जा रहा है। पैकिंग पूरी होने के बाद इसे ट्रक्स के माध्यम से पीथमपुर शिफ्ट किया जा रहा है, जहां इस कचरे को नष्ट करने का काम किया जाएगा। यूनियन कार्बाइड परिसर के टॉक्सिक वेस्ट को डिस्पोज करने पर गैस राहत एवं पुनर्वास संरचनालय के डायरेक्टर स्वतंत्र प्रताप सिंह ने बताया कि पूरी प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का खास ध्यान रखा जा रहा है। इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि यूनियन कार्बाइड परिसर में ऑलरेडी हमारी टीम के ऑफिशियल और उनके हैंडलर्स हैं जो स्पेशली पीपी किट पहन करके और पूरी तैयारी के साथ में उसकी पैकिंग की कार्रवाई चल रही है। प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का भी फॉलो किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से व्यवधान ना उत्पन्न हो सके। भी जो इंसिनरेशन की कार्रवाई होगी उसकी भी ना पूरी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाएगी। सारे ऑफिशियल्स वहाँ पे रहेंगे। और इसी मामले में एक सामाजिक कार्यकर्ता रचना ढिंगरे का मानना है कि फैक्ट्री में रखे गए इन 337 मैट्रिक टन कचरों से जमीन में के नीचे दबे हुए कचरे ज़्यादा प्रदूषण उत्पन्न कर रहे हैं। जो कचरा जा रहा है उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा था। वो कचरा ऑलरेडी पैक्ड अबव ग्राउंड पड़ा हुआ था। जिस कचरे की वजह से नुकसान हो रहा है वो दबा हुआ है और वो तो जारी ही रहेगा, वो नुकसान होना जारी रहेगा। पर इस बात पे खुशी है कि एक बार ये चला जाए जो सतह का कचरा है, तो कम से कम जिसकी वजह से प्रदूषण हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चे जन्मजात विकृति के पैदा हो रहे हैं, उस कचरे की बात होना शुरू होगी। नए साल के मौके पर देशवासियों को राहत मिली है। एलपीजी सिलेंडर के दाम में कमी देखने को मिली है। 14.5 रुपये की कमी देखी गई है, लेकिन ये कॉमर्शियल सिलेंडर यानी जो 19 किलोग्राम का सिलेंडर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में प्रयोग किया जाता है उसकी कीमतें आज कम हुई हैं। घरों में इस्तेमाल किए जाने वाले गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव नहीं हुआ है। कॉमर्शियल सिलेंडर की बात करें, राजधानी दिल्ली में कीमतें घटने के बाद 1804 रुपये मिलेगा। इससे पहले 1818 रुपये 50 पैसे मिलता था। कोलकाता में अब ये 1911 रुपये का है। दिसंबर में ये 1927 रुपये का था। मुंबई में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर से 1771 रुपये की बजाय अब ये 1756 रुपये में मिलेगा। चेन्नई की बात करें तो यहाँ पर ये 1980 रुपये 50 पैसे का जो कमर्शियल सिलेंडर मिलता था अब 1966 रुपये का मिलेगा।
हॉकी इंडिया लीग में कल हैदराबाद तूफान्स ने निर्धारित समय के अंत तक स्कोर 2-2 से बराबर रहने के बाद शूटआउट में दिल्ली एसजी पाइपर्स को 5-4 से हराकर बोनस अंक हासिल किया। यह मुकाबला राउरकेला में खेला गया। हैदराबाद तूफान्स ने अमनदीप लाकड़ा ने 11वें मिनट में और गुंजालो पेलाट 13वें मिनट में उन्होंने क्वार्टर फाइनल्स में ही मतलब पहले ही क्वार्टर में उन्होंने 2-0 की बढ़त ले ली थी, लेकिन दिल्ली एसजी पाइपर्स ने दिलराज ने 21वें मिनट और गैरेथ फरलांग 50वें मिनट में उनकी गोल की वजह से ये मुकाबला बराबरी पर आ गया। 10 मिनट में दोनों टीम्स बढ़त लेने में नाकाम रही। इसके बाद शूटआउट हुआ। हैदराबाद की टीम ने अब दिल्ली को हरा दिया। समाचार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।